बाद में क्वेश्चन आंसर कराऊंगी आपको। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है विल द लैंड सस्टेन, मतलब क्या जिस भूमि पे हम खेती करते हैं वो कितने समय तक चलेगी, क्या वो फर्टाइल रहेगी या नहीं। क्योंकि भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है, तो इसको हमें बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। और जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट रिपोर्ट ये बताती हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है ना, मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है उन्होंने इस नेचुरल रिसोर्स का अत्यधिक इस्तेमाल किया है। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है सॉइल, इसका अत्यधिक इस्तेमाल किया है। और जब से ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है 1960 के बाद से, जब से हरित क्रांति आई है, तो हरित क्रांति के साथ ही जो सॉइल फर्टिलिटी है वो कम हो गई है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। क्यों? क्योंकि जब से ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है तो हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तो इसकी वजह से जो सॉइल फर्टिलिटी है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है, वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर है वो भी हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं तो ज़्यादा मात्रा में हम जो है ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो वाटर लेवल है वो काफ़ी कम होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि अपने यहाँ तो वाटर लेवल काफ़ी कम है, लेकिन दूसरे ऐसे जगह है, कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे पहले जो ग्राउंड वाटर था, वाटर लेवल था वो ऊपर था, लेकिन अब वो नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है जैसे राइस वगैरह की खेती ज़्यादा करती है जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर भी वाटर लेवल नीचे जा रहा है। तो लगातार पानी के इस्तेमाल से, ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल से जो वाटर लेवल है वो भी हमारा कम होता जा रहा है। तो इस तरह से जो ये एनवायरमेंट रिसोर्सेज हैं, सॉइल और जो ग्राउंड वाटर है, ये अगर एक बार ये नष्ट हो गए तो हम इन्हें दोबारा से जल्दी से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बनने में जो है वो बहुत साल लग जाते हैं। और एक बार ये नष्ट हो जाते हैं तो इनको दोबारा से प्राप्त करना मुश्किल होता है, और इसलिए हमें जो है इन चीज़ों का बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। अब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो मिनरल्स प्रदान करते हैं, प्लांट्स को जो है केमिकल फर्टिलाइजर मिनरल प्रदान करते हैं, तो जब वो पानी के अंदर वो बड़ी जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं। डिजोल्व होने के बाद वो जो है काफ़ी लंबे समय तक मिट्टी में नहीं रहते, और उसके बाद वो पौधों को एकदम से मिल जाते हैं, प्लांट्स को मिल जाते हैं, मिट्टी में ज़्यादा देर नहीं रहते। फिर वो जो है ग्राउंड वाटर को, लेक्स और जो रिवर्स हैं उनके पानी को भी जो है पोल्यूट कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, और इससे जो ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूटेड हो जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो बैक्टीरिया, मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया है या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी मार देते हैं। तो इसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है वो कम होती चली जाती है। हमारे देश के अंदर, पंजाब के अंदर जो किसान थे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया है। उसका रिजल्ट ये हुआ कि अब उन्हें उतना ही प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो कल्टीवेशन कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होती जा रही है, मतलब उनको फसल उगाने की जो कीमत है वो भी ज़्यादा, उनकी लागत जो है वो ज़्यादा आती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन पालमपुर, बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के अंदर जो किसान हैं उनमें भूमि का वितरण कैसे है, क्या मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपको ये तो पता चल गया कि फार्मिंग के अंदर जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो, जो लैंड है फार्मिंग के अंदर भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेती जो भूमि पर ही होती है। तो इस तरह से भूमि महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन दुर्भाग्यवश पालमपुर के अंदर सभी किसानों को एक जैसे बराबर भूमि प्राप्त नहीं है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। पालमपुर के अंदर टोटल 450 फैमिलीज हैं। 450 फैमिलीज में से 150 फैमिलीज ऐसे हैं जो लैंडलेस हैं, और वो ज्यादातर दलित हैं। मतलब 150 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास भूमि ही नहीं है, और वो ज्यादातर जो है दलित हैं।
तो इस तरह से जो रिमेनिंग फैमिलीज जैसे 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि, 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है और ये जो है उस भूमि पर खेती करते हैं। इसके अलावा ये बाकी जो है कल्टीवेटिव ऐसे जो प्लॉट है उनके ऊपर अगर हम खेती करते हैं तो किसानों को अपनी मतलब आजीविका जो है वो पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती, मतलब वो जो है उस पर निर्भर नहीं कर सकते, उन्हें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है क्योंकि वो छोटे प्लॉट हैं। अब इसने एक एग्जाम्पल दिया है कि 1960 के अंदर गोविंद जो था वो एक किसान था, उसके पास 2.25 हेक्टेयर लैंड थी। 1960 में गोविंद जो था वो एक किसान था जिसके पास 2.25 हेक्टेयर लैंड थी। अब वो उसके 3 बेटे थे, वो अपने 3 बेटों की मदद से उस भूमि पर खेती करता था। इसके अलावा उनके पास एक भैंस थी, बफलो थी, जिससे उनकी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी और इस तरह से उनको 2 वक्त का भोजन मिल जाता था। लेकिन क्या हुआ कि कुछ साल के बाद गोविंद की डेथ हो गई और गोविंद की डेथ के बाद उसकी जो भूमि थी वो उसके 3 बेटों में बंट गई। इस तरह से उसके 3 बेटों को 0.75 हेक्टेयर भूमि मिली। अब उसके बेटों ने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का भी इस्तेमाल किया, डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन का भी इस्तेमाल किया और उसकी मदद से वो खेती करने लगे। लेकिन फिर भी वो जो थे इतना नहीं कमा पाते थे कि जिससे उनका गुजारा हो जाए, मतलब इसके लिए उन्हें दूसरे काम की तलाश करनी पड़ती थी। अब इसमें एक पिक्चर दी हुई है ऊपर पेज नंबर 6 पे सबसे ऊपर एक पिक्चर दी हुई है। ये इसमें आप देख सकते हैं कि गांव के चारों ओर जो भूमि है उस छोटे छोटे प्लॉट ज्यादा हैं, छोटे छोटे भूमि के टुकड़े ज्यादा हैं और जिस पे जो स्मॉल फार्मर्स है वो खेती करते हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ जो बड़े बड़े प्लॉट हैं वो बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। अब पालनपुर के अंदर जो 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, उनके पास 2 हेक्टेयर या उससे ज्यादा भूमि है और कुछ किसान ऐसे हैं पालनपुर के अंदर जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे भी ज्यादा भूमि है। मतलब जो बड़े और मध्यम किसान हैं, मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, उनके पास तो ज्यादा लैंड है और जो जिनकी संख्या भी कम है। लेकिन दूसरी तरफ जो छोटे किसान हैं उनके पास छोटे छोटे भूमि के टुकड़े हैं। अब नेक्स्ट पेज पे जो पिक्चर दी हुई है इसमें वर्क ऑन द फील्ड्स दिखाया हुआ है कि वीट क्रॉप दिखाई हुई है, प्लोइंग बाय बुलेट्स, सोइंग, स्प्रेइंग और इंसेक्टिसाइड, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड एंड कल्टीवेशन बाय मॉडर्न मेथड। अब आप इसको अरेंज करना है आपको कि सबसे पहले प्लोइंग आ जाएगी, उसके बाद बीज बोए जाते हैं, फिर स्प्रे किया जाता है, फिर उसकी कटाई होती है और उसके बाद जो है हार्वेस्टिंग होती है या फिर मतलब उसको निकाला जाता है अनाज। Discuss में है, let us discuss में in the picture 1.5 can you shade the land cultivated by the small farmers। कि वो जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी उसमें आपको बताना है कि क्या आप उसको शेड कर सकते हैं कि छोटे किसान जो है वो कितनी भूमि जोतते थे। Why do so many families of farmers cultivated such small plots of land? कि पालनपुर के अंदर जो बहुत से जो फैमिलीज हैं उनके पास छोटे छोटे भूमि के टुकड़े क्यों? क्योंकि वो जो है या तो दलित हैं उनके पास स्मॉल है या पालनपुर के अंदर फार्मर्स के बीच में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है। अब आपको बताना है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया एंड द अमाउंट ऑफ लैंड दे कल्टीवेट इज गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ। अब एक ग्राफ दिया हुआ है उसमें दिखाया हुआ है कि कल्टीवेटेड एरिया और नंबर ऑफ फार्मर्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड एरिया एंड फार्मर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड एरिया एंड फार्मर्स मतलब कि नंबर ऑफ फार्मर्स ये दिखाया हुआ है कि 20% फार्मर्स ऐसे हैं जो 64% भूमि जोतते हैं, दूसरी तरफ 80% फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास जो कम भूमि जोतते हैं, जो कि सिर्फ 36% है। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर बताइए कि वुड यू एग्री दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड लैंड इज अनइक्वल इन पालनपुर? क्या अब आपको
बताइए कि क्या आपको लगता है कि पालनपुर के अंदर जो कल्टिवेटिव लैंड है वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल असमान है, कि पालनपुर के अंदर भूमि का वितरण जो है वो असमान है। तो ये साफ नजर आ रहा है कि पालनपुर के अंदर भूमि जो है वो सबको जो है समान रूप से नहीं वितरित की गई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट इज टॉपिक इज हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब जब हम प्रोडक्शन करते हैं या खेती करते हैं तो हमें जो हमारी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है लेबर। हमें लेबर की जरूरत होती है, खेती के अंदर हार्ड वर्क की जरूरत होती है। अब जो छोटे किसान हैं वो तो खुद और अपने परिवार के साथ मिलकर अपने खेतों पर जो है वो काम करते हैं और इस तरह से वो जो भी लेबर की जरूरत होती है उसको पूरा करते हैं। दूसरी तरफ जो बड़े किसान हैं, मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, वो इन किसानों को, इन मजदूरों को हायर करते हैं, इनको मजदूरी देते हैं, इनसे अपने खेतों में काम कराते हैं। अच्छा, अब फार्म लेबरर्स कौन होते हैं? खेती मजदूर होते हैं। दे आर आइदर फ्रॉम लैंडर्स फैमिलीज और द फैमिलीज विच हैव स्मॉल पीस ऑफ लैंड। जो फार्म लेबरर्स हैं वो लोग होते हैं जिनके पास या तो भूमि नहीं है या फिर भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिससे उनका गुजारा नहीं होता, इसलिए वो खेती मजदूर के रूप में, फार्म लेबर्स के रूप में काम करते हैं। अब जैसे किसान का तो क्या है, किसान अगर खेत में फसल होता है तो उसका उस पर अधिकार होता है, लेकिन जो मजदूर है उनका, मजदूरों का उस पे फसल पे अधिकार नहीं होता। इसके बजाय उनको क्या है, मजदूरों को, लेबर्स को, फार्म लेबर्स को वेजेस मिलते हैं, मजदूरी मिलती है। अब वो मजदूरी जो है वो कैश में भी हो सकती है, उन्हें रुपए नकद भी मिल सकते हैं या फिर काइंड में, मतलब फसल के रूप में भी प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार मजदूरों को जो है भोजन भी दिया जाता है। अब पालनपुर के अंदर जो मजदूर हैं उनकी वेजेस भी अलग है। उनकी जो मजदूरी है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में मजदूरी अलग होती है, एक फसल से दूसरी फसल में भी मजदूरी अलग होती है। इसके अलावा एक फार्म एक्टिविटी से दूसरी फार्म एक्टिविटी में भी जो मजदूरी है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कि जब वो फसल बोते हैं तो अलग हो सकती है और कटाई के समय अलग मजदूरी हो सकती है। इसके अलावा जो ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी वेरिएशन पाई जाती है, मतलब रोजगार की अवधि में भी विविधता पाई जाती है। मजदूरों को, कई मजदूर जो है जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जो कि पूरा साल काम करते हैं और कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जो एक फार्म एक्टिविटी या एक क्रॉप सीजन में काम करते हैं, जैसे मान लो हार्वेस्टिंग सीजन में उनको मजदूरी मिलती है। इसने बताया कि डला जो है एक भूमिहीन खेतिहर मजदूर है और वो डेली बेसिस पे काम करती है। पालनपुर के अंदर वो डेली बेसिस पे काम करता है। अब पालनपुर में डेली बेसिस पे काम करता है और इसका मतलब उसे रेगुलर काम की तलाश करनी पड़ती है। पालनपुर के अंदर जो सरकार ने मजदूरी निर्धारित कर रखी है गवर्नमेंट ने कि मजदूर को इतनी मजदूरी मिलेगी, वो है 110 रुपीज, लेकिन वहाँ पे जो फार्म लेबरर्स हैं उनको 80 रुपीज मिलते हैं, डला को 80 रुपीज मिलते हैं। क्यों? क्योंकि पालनपुर के अंदर जो फार्म लेबर्स हैं, पालनपुर के अंदर जो खेतीहर मजदूर है, उन के बीच में काफी काम के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मतलब काम कम है और मजदूर ज्यादा है, तो कंपटीशन ज्यादा है तो मजदूर जो है वो बेचारे 80 रुपीज में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब डला जो है इस सिचुएशन की जो कंप्लेन है वो एक अपने साथी वर्कर जो है रामकली उससे करता है। इसमें पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है, ये कन्वर्सेशन दी हुई है दो मजदूरों के बीच में, डला और रामकली। अब डला कहता है कि आजकल इन दिनों काम मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो बड़े किसान है वे हमें केवल कुछ दिन ही काम पर रखते हैं, कुछ दिनों के लिए वो काम पर रखते हैं। फिर वो रामकली कहती है कि घनश्याम जो बड़ा किसान है वो इस बार हार्वेस्टिंग मशीन ले आया है, तो इस साल हमें और भी कम काम मिलेगा। कहते पिछले साल तो मैंने पूरी सीजन में, मतलब मुझे सिर्फ, मतलब पूरे साल में सिर्फ 5 महीने काम मिला था। अब डला कहता है कि हमारे पास जोतने के लिए ट्रैक्टर है,
काटने के लिए हार्वेस्टिंग मशीन है, निकालने के लिए थ्रेशर्स हैं, तो सारा काम तो मशीनों से हो जाता है। इसके अलावा मतलब जैसे जो वीड्स होते हैं उसको निकालने के लिए वो किसान जो है वो वीडिसाइड का स्प्रे कर देते हैं। कहता है कि मुझे जो लोकल मनी लेंडर है, जो साहूकार है, स्थानीय साहूकार, उसको 2000 रुपये दे रहे हैं, 2000 रुपये का कर्ज है। तो पिछले साल मैंने गर्मियों में 1000 रुपये का कर्ज लिया था और क्यों मैं उसको रिपे नहीं कर पाया, उसको दे नहीं पाया, तो अब और शायद मतलब अब भी मैं उसको नहीं दे सकता, क्योंकि अभी सिर्फ मैं 2 वक्त का भोजन ही जुटा पाता हूँ। अब रामकली कहती है कि इस साल मुझे भी जो है रायगंज के अंदर जो ईंट का भट्ठा है वहां पे काम की तलाश करनी पड़ेगी। रामकली कहती है कि मेरी सिचुएशन भी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने अपना पिछला जो कर्ज है वो ही नहीं दिया, पिछला कर्ज नहीं दिया, तो इस साल मुझे मतलब जो साहूकार जो है वो नया कर्ज देने से मना कर रहा है। सो भाई ऑफ फार्मर्स दोनों ही बोथ डला और रामकली जो है वो गांव के अंदर अत्यधिक गरीब लोगों में से हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये डला और रामकली हैं, ऐसे जो खेती और मजदूर है वो गरीब क्यों हैं? वो गरीब इसलिए हैं बिकॉज दे आर लैंडलेस, उनके पास भूमि नहीं है या दे हैव स्मॉल पीस ऑफ लैंड। अब एक नेक्स्ट दिया हुआ इसमें क्वेश्चन कि नॉर्थ बिहार के अंदर 2 गांव हैं, गोसाईपुर और माछोली, उनमें 850 फैमिलीज हैं दोनों विलेजेस में। 850 फैमिलीज में से 250 से ज्यादा लोग जो है वो बाहर काम करने जाते हैं, बाहर जैसे रूरल पंजाब हरियाणा में या फिर दिल्ली, मुंबई, सूरत, नागपुर वगैरह वो काम करने जाते हैं। ऐसा माइग्रेशन कॉमन है और वो आजकल आपने देखा होगा, जब लॉकडाउन हुआ तो कितने मजदूर जो थे वो हरियाणा से जो है बिहार गए, यूपी गए, ठीक है, इसी तरह से महाराष्ट्र से काफी मजदूर आए। तो एक जगह से दूसरी जगह क्यों? क्योंकि मजदूरों को अपनी जगह पे जब उन्हें काम नहीं मिलता तो वो दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटी लगती है, जहाँ पे उनको विजिट ज्यादा लगते हैं, तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस तरह से ऐसा माइग्रेशन जो है भारत में, सारे भारत में है, बहुत से विलेजेस में देखा गया है। अब ये लोग माइग्रेट इसीलिए करते हैं कि क्योंकि इनको अपने जगह जहाँ पे रहते हैं उन्हें वहाँ पे काम नहीं मिलता, फिर काम मिलता है तो उसकी मजदूरी कम होती है, इसलिए दूसरी जगह पे चले जाते हैं। अब इसने पूछा है कि क्या बता सकते हैं कि जहाँ पे जाते हैं तो डेस्टिनेशन पे जब अपने पहुंचते हैं तो इनको किस प्रकार का काम मिलता होगा? तो इन्हें एज ए फार्म लेबर काम मिल सकता है, जैसे इनको जो है फसल बोने का, काटने का, चावल जैसे कि चावल बोते हैं जब बहुत से मजदूरों की जरूरत होती है, कटाई के समय जरूरत होती है, इसी तरह से दूसरी फार्म एक्टिविटीज में जरूरत होती है, या फिर जैसे सब्जियां उगाने में, या फिर ये जो है हाउस होल्ड वर्क करते होंगे, या इसके अलावा ये जो है फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर्स के रूप में काम करते होंगे। सो अब आज के लिए इतना काफी है, इतना जितना आपको पढ़ना है ये आपको एक बार बुक के अंदर से रीड भी करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका कल का होगा।